हेलो बच्चों। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में आज हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस वर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर हम कोई भी चीज मतलब कोई भी चीज को इस तरीके कर सकें ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर सके विथ इकोलॉजिकल बैलेंस। जैसे कि मिशन यहाँ पे दिखाई है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कि आपके हाथ में पेन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यदि मैं पेन की तरफ की बात करूंगा तो यहाँ पर वो धरती का लास्ट पेन है, तो आप उसको इस तरीके से यूज करेंगे ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज करे और विथ इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक, इसके बाद आती है बात रियो डी जेनेरो अर्थ समिट की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात हुई तो यहां पर इसको एक रूपरेखा दी जाए। वो कैसे दी जाए, तो उसके लिए एक समिट किया गया। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा था, तो उसके लिए एनवायरमेंट को यहाँ पर सेव करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारे देशों को यहाँ पर। और ये काम जो है वो हुआ रियो डी जेनेरो के अंदर, जिसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, और ये हुआ है 1992 के अंदर, जो आप ब्राजील के अंदर है। इस समिट से रिलेटेड के अंदर सबसे पहली बात यहाँ पे बात हुई कि ये समिट के अंदर क्या होगा। इस समिट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही थी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड में, तो उसको यहाँ पर एड्रेस किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक टर्म यूज और हुई है, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब इसलिए यहाँ पर ये यूज किया गया कि यदि हम माने कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन यदि नहीं हो रहा है और एनवायरमेंट की डैमेजिंग हो रही है, तो उससे यहाँ पर सोसाइटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हार्म होता है। ठीक, इसीलिए इसको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात रखी गई। इसके अलावा यहाँ पर इसको कैसे क्या किया जाए, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स बनाए और एक एजेंडा 21 यहाँ पर अपनाया। एजेंडा 21 यहाँ पर क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये 21st सेंचुरी की बात हो रही थी कि आने वाले यहाँ समय की बात हो, तो इसीलिए एजेंडा 21 यहाँ पर अपनाया गया। अब एजेंडा 21 में था क्या, एजेंडा 21 के अंदर सबसे पहली बात यहाँ पे बात हुई कि एक हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबल कोऑपरेशन करेंगे। कोऑपरेशन मतलब कि हर एक कंट्री जो है वो अपना अपना यहाँ पर योगदान देगा। इसके अलावा यहाँ पर जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड अभी जो चीजें जैसे कि पॉवर्टी हो गया, और यहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट और म्यूचुअल नीड्स की बात करें, तो ये सारी चीजों को ये इसके अंदर एड्रेस किया गया। मतलब कि 21 पॉइंट्स यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर बनाए गए थे। इसीलिए यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर इसको कैसे अचीव किया जाए, तो अचीवमेंट को हम लोग कहें कि इसके अंदर लोकल लेवल या ग्रास रूट्स लेवल पर इंक्लूड किया गया। जैसे कि आप गांव के अंदर जाएं तो ज्यादातर जो खेती है वो गांव के अंदर होती है, तो जब तक हम लोग यहाँ पर उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे या लोकल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक हम ये चीज अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए एजेंडा 20 अंदर ये। अब आती है बात रिसोर्स प्लानिंग की। रिसोर्स प्लानिंग जो है, प्लानिंग किस चीज की, प्लानिंग उन रिसोर्सेज की हम आगे यूज कर सकें, तो इसीलिए उसको रिसोर्स प्लानिंग कहा गया। जैसे सपोज यदि मान लिया कि आपको मंथली 100 रुपए की पॉकेट मनी में, हम लोग के टाइम में 100 रुपए तो बहुत ज्यादा होता था, आप लोग चलो मंथली भी नहीं मानो तो डेली बेसिस पे आपको यहाँ पर 100 रुपए मिलते हैं। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि एक ड्रेस बहुत पसंद आ रही है आपको, तो उस ड्रेस को आप कैसे लेंगे, वो पॉकेट मनी में से कुछ परसेंट ऐसा है वो आप यदि सेव कर लें तो आप यहाँ पे मंथ के एंड के अंदर यहाँ पर वो चीज ले सकते हैं। तो ऐसे ही जितनी भी कंट्री है, वो कंट्री क्या करती है, प्लान करती है उन रिसोर्सेज का। ठीक, तो उसी को रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहली बात है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट है रिसोर्सेज के अंदर, और कुछ जैसे ऐसे हैं जिसके अंदर एक्यूट शॉर्टेज है। जैसे यदि मान लिया कि राजस्थान के अंदर डेजर्ट पार्ट जो है वहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है, बट यही मैं दूसरे टर्म्स में उसके सेल्फ सफिशिएंट की बात करूं तो यहाँ पर सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक, ऐसे ही एग्जाम्पल जैसे इसमें दिया हुआ है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये रीजन्स हैं जो कि रिच हैं और कोल डिपॉजिट्स काफी ज्यादा हैं। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश के अंदर वाटर रिसोर्सेज हैं, बट यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया हम लोग बात करेंगे। देखो, जब भी हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो हम अपने माइंड में कुछ चीज़ें रखते हैं, जैसे कि
उस प्लानिंग से रिलेटेड हमको क्या करना होगा। सपोज यदि मान लिया कि मैं घर का एक बजट ही बना रहा हूँ, या मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग जो है वो एक आइसक्रीम फैक्ट्री बना रहे हैं, ठीक है। तो आइसक्रीम फैक्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए होगा, मेरे को जगह चाहिए होगी। मतलब कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट उनमें से मैं कुछ ही डिस्कस करूंगा। कि जैसे कि मेरे को जगह चाहिए, अब जगह मैंने ढूंढ ली। अब जगह मैंने ढूंढ ली तो इसका मतलब मेरे को चाहिए और पैसे, पैसे भी चाहिए, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्लान बनाता हूँ, ठीक है। प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसके बारे में देखूंगा कि सर्वे करूँगा, उसकी मैपिंग करूँगा, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी। क्या यदि मैंने आइसक्रीम बना दी और वो फ्लेवर यदि किसी को पसंद नहीं आया, या मैंने कुछ ऐसी जगह पर आइसक्रीम फैक्ट्री खोल दी जहाँ पर लोगों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है आइसक्रीम की। सपोज यदि मान लिया कि मैंने रशिया में जाके ट्रांस साइबेरियन जगह पर, वहाँ पर मैंने आइसक्रीम फैक्ट्री खोली, क्या वो वहाँ खाएंगे? कोई नहीं खाएगा, वो मेरे को बेवकूफ़ी समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि मैं एक आइडेंटिफाई करता हूँ। ऐसे ही रिसोर्स प्लानिंग के अंदर में भी क्या हो रहा है कि आइडेंटिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके लिए मैंने सर्वे किया, मैपिंग किया, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किया। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इसके अंदर पहले स्टेप में करूँगा, ठीक। दूसरे स्टेप में मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया। मतलब कि मैं एक पूरी तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि किस तरीके की मेरी फैक्ट्री होगी, ठीक है। और उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी या स्किल्स यहाँ पर यूज़ करूँगा, ताकि मैं एक अच्छा डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकूँ। इसके अलावा फिर मैं क्या करूँगा, 5 साल का प्लान रखूँगा, ठीक है। कि 5 साल के अंदर मेरा टर्नओवर जो है वो इतना रुपए होना चाहिए। अब 5 साल बीत गए, 5 साल बीतने के बाद में मैंने देखा, अब उसको मैं मैच करूंगा कि मैंने जो यहाँ पर प्लान बनाया था, क्या वो प्लान यहाँ पर सही है या नहीं है। तो यही चीज, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैं उस पे खरा उतरा हूं कि नहीं, तो वो रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आएगा। इसके अलावा यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो इसमें हम लोग और भी चीज़ें देखें। जैसे कि इंडिया ने यहाँ पर ये रिसोर्स प्लानिंग जो है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से, जब हम लोग इंडिपेंडेंस हुए वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। मतलब कि 1950 के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग जो है वो स्टार्ट कर चुके थे। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि कुछ रीजन्स के अंदर तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट वो यहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स हैं। जैसे कि यदि आप उड़ीसा की बात करें, यदि आप बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, दीज आर द इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स बट रिसोर्स रिच रीजन्स, ठीक। तो यहाँ पर उनको हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली डेवलप करना है, ठीक। उनसे रिगार्डिंगली यहाँ पर प्लानिंग करनी है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करें इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की केवल नहीं होता, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जापान, जापान के अंदर मैं कहूँ कि ना के बराबर नेचुरल रिसोर्सेज है, बट फिर भी स्टिल वो एक डेवलप कंट्री के अंदर आता है बिकॉज ऑफ देयर ह्यूमन रिसोर्स। और इसके साथ साथ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर पीपल के मैटर करते हैं। तो ये सब चीज़ें रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आती है। अब आती है बात कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन हर एक चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि यदि मैं इरेशनल कंजम्पशन करूं या ओवर यूटिलाइजेशन करूं किसी भी चीज़ का, तो वो यहाँ पर क्या होगा, उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यदि मान लिया कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी के जो है वो उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर यूज़ करूँ, तो एक समय आएगा कि वो गाड़ी भी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये ओवर यूटिलाइजेशन। अच्छा, रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज के साथ में और भी चीज़ें एसोसिएट होती हैं। जैसे कि यदि मैं इरेशनल कंजम्पशन करूं रिसोर्सेज का, तो उससे सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। अब सोशियो इकोनॉमिक, मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी। कैसे होंगी? अब आप पूछोगे कि पॉलिटिकल कैसे होंगी, तो देखो सिंपल सी बात है, यदि एक रीजन के अंदर पानी बहुत है और उस पानी का मैंने ओवर यूटिलाइजेशन किया, ऐसा तो नहीं है कि पानी पूरे मतलब पूरे जीवन काल तक ही चलता रहेगा। मे भी पॉसिबल है कि फ्रेश वाटर जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर ख़त्म होगा। अब ख़त्म होगा तो यहाँ पर उसके लिए क्या होगी, लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाइयाँ, और वही लड़ाइयाँ जो हैं वो पॉलिटिकल मुद्दे भी बन जाएंगे। और मे भी पॉसिबल है कि जो
वर्ल्ड वॉर यहाँ पर आगे हो वो किसी पानी के कारण भी हो सकती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर होगी ही होगी, बट ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो एसोसिएट होती हैं ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। इसके साथ साथ जैसे कि गांधी जी ने भी कहा, गांधी जी ने भी ये कहा कि यहाँ पर देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। मतलब कि हर एक को सेटिस्फाई करने के लिए तो रिसोर्सेज हैं, बट हर किसी की भूख मिटाने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। जैसे कि नीड्स और वांट्स, हमारी नीड्स तो यहाँ पर कम होती हैं बट वांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। आगे हम और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हैं। तो यहाँ पर और भी चीज़ें हुई वर्ल्ड में। पहली बार हम लोग कंजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पहले भी इन चीज़ों के बारे में बात हुई थी। जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम ने रिसोर्स कंजर्वेशन की पहली बार बात उठाई थी 1968 के अंदर, और 1974 में गांधीयन फिलॉसफी में इसको देखा गया था। इसके अलावा शुमाकर ने अपनी किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इसी गांधीयन फिलॉसफी को अगेन प्रेजेंट भी किया। इसके साथ यहाँ पर ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट भी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट 1987 के अंदर यहाँ पर सबमिट हुई, और इस रिपोर्ट के अंदर पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक एनटीएससी क्वेश्चन भी हो सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो कब आया। तो यहाँ पर 1987 के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है और मैं अभी भी बताता हूँ। जिसका मतलब होता है हम किसी भी चीज़ का या किसी भी रिसोर्स का इस तरीके से यूज़ करें ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसको देख सके, यूज़ कर सके विथ इकोलॉजिकल बैलेंस। और यहाँ पर अर्थ समिट हुआ 1992 के अंदर रियो डी जेनेरियो में, जिसमें एजेंडा 21 यहाँ पर अपनाया गया था, जो कि पहले पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया है। इसके साथ अब हम बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसमें हम मेनली इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो यहाँ पर 43% एरिया जो है वो प्लेन एरियाज में है, और आपकी 27% एरिया जो है वो आपका माउंटेन में है, और 30% जो है वो आपके प्लेट्यूज के अंदर है। लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, लगभग सभी चीज़ें जो है वो हमारी लैंड रिसोर्सेज पे ही पॉसिबल है या टिकी हुई हैं। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर हर तरीके की आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं, और इन सब के अंदर अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज मिलेंगे। मतलब इतनी वैरायटी शायद ही किसी कंट्री के अंदर मिले। ठीक है, लैंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। लैंड रिसोर्सेज के बारे में बात हुई, अब तो यहाँ पर लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में भी होना चाहिए। तो लैंड यूटिलाइजेशन अलग अलग पर्पसेस के थ्रू होता है। जैसे कि कुछ लैंड पे हमारे फॉरेस्ट एरियाज हैं, कुछ लैंड जो है वो अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, जैसे कि बैरन लैंड हो गया या वेस्ट लैंड हो गया, या नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के अंदर लैंड्स हो गए, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए, रोड्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, इन सब पर्पसेस के लिए आपके लैंड्स हो गए। और दूसरे अनकल्टिवेटेड लैंड हो गए, जैसे कि खाली छोड़ी हुई लैंड हो गई, जिसमें आपके परमानेंट पैस्चर या ग्रेजिंग लैंड हो गया, जिसमें हम लोग केवल चारा ही उगाते हैं। और अलग अलग मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स के अंदर आता है, वो सब हमारे नेट जोन एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, नेट जोन एरिया होता है कि जो एरिया, सपोज यदि मान लिया कि इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जिसका 30% जो है वो हमारा हम कह सकते हैं कि कल्टीवेबल एरिया है। तो नेट जोन एरिया, कल्टीवेबल एरिया के किस पार्ट के अंदर कितना कल्टीवेशन हो रहा है, दैट इज नेट जोन एरिया। ठीक है, कल्चरेबल वेस्टलैंड, जैसे कि बहुत सारे वेस्टलैंड होते हैं, जैसे कि शमशान घाट हो गया या आपके ब्यूरल ग्राउंड्स हो गए, तो उन लैंड्स को कल्चरेबल वेस्टलैंड भी कहते हैं। और इसके अलावा ये कुछ कल्टीवेशन जो है वो 5 एग्रीकल्चर ईयर्स से हुआ नहीं है, तो वो भी आपके इसी कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी यूटिलाइजेशन है, जैसे कि फैलो लैंड्स हैं। आज से 1 साल
5 साल तक कुछ यहाँ पर लैंड जो है वो हम लोगों ने खाली छोड़ दिया है। खाली इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि दोबारा से एनवायरनमेंट से वो रिगेन कर ले अपने न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो इसीलिए उसको खाली छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा नेट जोन एरिया, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, दोबारा मैं बता देता हूँ। सपोज यदि मान लिया कि इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और इसका 30% जो है वो हमारा हमने कल्टीवेशन के लिए रख रखा है। तो कल्टीवेशन के लिए रखने का सपोज 100 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ठीक है, वो हमारा कल्टीवेशन के लिए, तो दैट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मतलब कि इतने एरिया के अंदर आपके कल्टीवेशन किया जा सकता है, बट हम उसमें केवल आधे में कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो दैट इज नेट जोन एरिया, ठीक है। तो एक एग्रीकल्चर ईयर में हम लोगों ने कितने एरिया पे कल्टीवेशन किया, दैट इज नेट जोन एरिया, और कितने पे हम कर सकते हैं, दैट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। आया समझ में? तो ये दोनों चीज यहां पर आपके आती हैं। अब आती है बात लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर और पर्टिकुलर बात करते हैं, तो यहाँ पर लैंड यूज जो है वो मैं कहूँ तो बहुत सारे फैक्टर्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि यहाँ पर लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे होगा। जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स दोनों यहाँ पर आपके वेरी करते हैं लैंड की यूटिलाइजेशन का। जैसे कि टोपोग्राफी हो गया, टोपोग्राफी मतलब कि उसका लैंड का कैसा है, फीचर्स कैसे हैं, उसके क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप्स कैसे हैं। ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कैसी है, कल्चरल और ट्रेडिशन क्या है। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो 1960 और 61 से और 2014 और 15 में बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क दिखेगा। जैसे कि आप इसको 46% वाले एरिया को देखो, तो 46% एरिया जो है वो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में है, जो कि पहले आपका 46% था और लगभग ये अब 45% के अंदर आ गया है। ऐसे ही यहाँ पर एरिया जो है वो एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स जो था वो 1.5% था पहले, और अब जो है वो लगभग आपके 1% आपके रिड्यूस हो गया है। मतलब कि हम लोगों ने इसको एरिया जो है नेट जोन एरिया आपका बढ़ाया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके लैंड यूज पैटर्न के अंदर देखी जाती हैं। इसके साथ साथ और हम बात करें तो यहाँ पर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, जिसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंडिया का लगभग कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। और जो ये लैंड का जो डेटा है वो हमारा 93% का ही हमारे पास मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है, जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अलावा जो एरिया जो है वो हमारा जैसे पीओके और अक्साई चेन वाला एरिया है वो आपके सर्वे के अंदर नहीं लिया गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। इसके साथ इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने 1952 में कर दी। क्या कर दी भाई? तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी अपनाई। अब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी था क्या? सबसे मोटा मोटा यदि मैं बात करूं तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में ये बोला गया कि आपका जो 33% एरिया है, उस 33% एरिया को आपको आपके हर एक स्टेट में एज अ फॉरेस्ट कंजर्व करके रखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा यहाँ पर जो कंटिन्यूसली जो यूज़ कर रहे हैं तो उससे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो लैंड डिग्रेडेशन को कम करना है और इसके साथ साथ हमको यहाँ पर लैंड को आपके कंजर्व भी करना है। तो इसी तरीके से और भी रिसोर्सेज में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए सानिध्य के साथ।